चीन अगर जमीन पर भारत के खिलाफ कामयाबी नहीं पा सका तो अब डैम के जरिए वो नई साजिश रच रहा है। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी पर 8 बांध यानी कि डैम बनाने की तैयारी है, जिससे ये लगता है कि चीन भारत में सूखे की स्थिति पैदा करना चाहता है और यही एक बड़ी वजह है 8 डैम बनाने की। बाढ़ की ये हाहाकारी तस्वीरें इसी साल की हैं। चंद दिनों की मूसलाधार बारिश में पानी पानी हो गए थे असम और बिहार के कई शहर। जब चंद दिनों की बारिश में ये हाल हो तो जरा सोचिए, अगर कोई कई लाख क्यूसेक पानी जानबूझकर छोड़ दे तो कितनी बड़ी तबाही मच जाएगी। चीन से भी अब ऐसा खतरा सामने आ रहा है। तिब्बत में चीन की हरकतों से ड्रैगन की पानी वाली साजिश की गंध आने लगी है। आज तक ने गूगल अर्थ इमेज के जरिए पूरे इलाके का लेखा जोखा लिया तो सुदूर इलाके में डैम के जरिए चीन की चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ। भारत के खिलाफ फ्लैश फ्लड की साजिश, डैम के पानी से डुबोने की साजिश, पानी का रास्ता मोड़कर सूखे की साजिश, भारत के खिलाफ ड्रैगन की खतरनाक साजिश। चीन की डैम वाली साजिश का खुलासा पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहा है। इन खुलासों में अब कुछ नई कड़ियां जुड़ गई हैं। अरुणाचल से सटे तिब्बत में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 8 नए बांध बनाने की रफ्तार तेज कर दी है। इन बांधों के बनने के बाद महज चंद किलोमीटर के दायरे में चीन के 11 बांध हो जाएंगे। ये 8 बांध 10 साल के भीतर तैयार हो जाएंगे। ये बांध बायू, जिक्सी, लांगटा, दापका, नांग, डेमो, नामचा और मैटोल इलाके में बन रही हैं। सैटेलाइट इमेज से जाहिर होता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जहां बांध बना रहा है वहां बहुत ज्यादा रिहायशी बस्तियां नहीं हैं। यहाँ की आबादी की बिजली की मांग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम से पूरी हो सकती है। फिर इतने बांध यहाँ क्यों बना रहा है चीन? इसके पीछे क्या है उसकी नीयत? सिर्फ बिजली तैयार करना या कोई और साजिश? बताया जाता है कि सुदूर इलाकों में इन बांधों का मकसद तिब्बत में बिजली तैयार कर चीन के मुख्य शहरों में भेजना है। यानी तिब्बत में बिजली तैयार होगी और चीन के दूसरे प्रांतों में उसकी सप्लाई होगी। लेकिन चीन जिस तरह चालें चलता है उसे देखते हुए आंख मूंद कर सिर्फ इस मकसद पर भरोसा करना मुश्किल है। इस खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इन बांधों को भारत के खिलाफ रणनीतिक तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ताबड़तोड़ बांध बनाकर चीन इलाके में पानी को कंट्रोल करना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। चीन के साजिश को कामयाब होने दिया गया तो ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर भारत के राज्यों में चीन अपनी मर्जी से कभी बाढ़ थोप सकता है तो कभी पानी का रास्ता मोड़कर इन इलाकों में सूखा ला सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर चीन जानबूझकर ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बांध का पानी छोड़ दे तो भारत में भारी तबाही मच जाएगी। चीन पर शक यूं ही नहीं है, दरअसल वो डैम से खिलवाड़ भी कर रहा है। जांगमो डैम की सैटेलाइट इमेज देखिए। 2012 में जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 100 मीटर थी और 4 अगस्त 2020 को इसकी चौड़ाई 400 मीटर हो गई। जल स्तर में भी करीब 150 मीटर का इजाफा हुआ है। 10 किलोमीटर तक फैले इस बांध में 600 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितने बड़े पैमाने पर पानी पर कंट्रोल कर रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि महज 10 साल के भीतर चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 बड़े बांध बना चुका है। चौंकाने और खतरे वाली बात यह है कि ये तीनों बांध सिर्फ 24 किलोमीटर के दायरे में है। ये सभी बांध चीन के लोखा प्रांत में बने हैं। जानकारी यह है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर भी चीन नए नए बांध बनाने में जुटा हुआ है।
2700 किलोमीटर लंबे इस नदी पर जहां बांध बना रहा है, वहां से अगर ज्यादा पानी चीन की तरफ से छोड़ दिया जाएगा तो असम और अरुणाचल प्रदेश में वाटर बम जैसा हाल हो जाएगा। चीन इस पानी का इस्तेमाल इस समय सामरिक तौर पर करने में जुटा हुआ है। जानकारी मानते हैं कि चीन का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में भारत के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि चीन की डैम वाली साजिश पर सरकार की बेहद करीब से नजर है। इस पर दोनों सरकारों में बातचीत होती रहती है। सरकारी सूत्र इस खतरे से इनकार करते हैं कि चीन भारत में बाढ़ या सूखे का खतरा पैदा कर सकता है। लद्दाख में चीनी फौज के साथ जारी तनाव को देखते हुए चीन की एक एक हरकतों पर शक की गुंजाइश बढ़ गई है। खास तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी में बड़े पैमाने पर डैम निर्माण की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चीन ने पिछले कुछ सालों में तिब्बत में अपने बांधों के निर्माण में बहुत तेजी दिखाई है। इसके चलते ये माना जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र के पानी पर चीन नियंत्रण पा सकता है। यही कारण है कि सूत्रों का कहना है कि इन निर्माणों में हर गतिविधि पर भारत निगरानी बनाया हुआ है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से तेजी से चीन डैम का निर्माण कर रहा है, और वो भी विकास के नाम पर। लेकिन यही डैम्स विनाश की तरह सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चीन के हुबई प्रांत में। चीन में बाढ़ की ये हाहाकारी तस्वीरों में से एक है। जहां तक नजर डालिए पानी ही पानी। बाढ़ से बर्बादी की ऐसी तस्वीरें चीन से अक्सर आती रहती हैं। शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं। सैकड़ों गांव पानी में समाये हुए हैं। हर तरफ पानी का साम्राज्य। बाढ़ के ऐसे मंजर के लिए अमूमन चीन की सरकार मूसलाधार बारिश पर ठीकरा फोड़ती रहती है। लेकिन अब ऐसे रिसर्च भी सामने आने लगे हैं कि चीन के डैम विकास की जगह विनाश के बांध साबित हो रहे हैं। पिछले महीने चीन के हुबेई प्रांत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट भी जारी करना पड़ा था। निचले इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि हुबेई में बाढ़ के हालात मूसलाधार बारिश के अलावा यांगची नदी के ऊपर हुबेई में बना थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पैदा हुए। जी हाँ, थ्री गॉर्जेस डैम से पानी छोड़ने की वजह से पूरे इलाके में डूबने का खतरा पैदा हो गया था। जरा सोचिए, जितने बड़े पैमाने पर चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है, वहाँ मूसलाधार बारिश से ऐसी स्थिति पैदा हो तो क्या होगा। यानी चीन के बांध एक तरह से टिक टिक करता हुआ वो बम है जो कभी फटा तो विनाश का ऐसा सैलाब आएगा जिससे होने वाले नुकसान की कल्पना मात्र ही भयावह है। चीन सरकार के कई आलोचक इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। आलोचकों का कहना है कि थ्री गॉर्जेस डैम वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। थ्री गॉर्जेस डैम का मकसद बाढ़ को काबू करना था, लेकिन ये बाढ़ काबू करने की जगह बाढ़ की वजह बन रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन विकास का मकसद सामने रखकर ताबड़तोड़ बांध बना रहा है, लेकिन क्या पता चीन के ये बांध भारत के लिए खतरे का सबब बन जाए। आज तक ब्यूरो। तो चीन की डैम वाली साजिश तो आपने देख ली। अब आपको दिखा देते हैं चीनी फौज की साजिश, जो हर वक्त नई नई साजिश में लगी रहती है। लेकिन ड्रैगन कितनी भी साजिश रच ले, भारत के सामने उसकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। ड्रैगन की साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत में मिसाइलों से लैस ड्रोन तैयार है। मिसाइल से तैनात ड्रोन लेंगे दुश्मन की खबर। सीमा पर हर हिमाकत पर 100 ड्रोन रखेंगे नजर।
लद्दाख में चीन अड़े रहना चाहता है, जिद्दी बना रहना चाहता है और चाहता है कि पहले की तरह भारत उसके सामने घुटने टेके। लेकिन उसकी ये गलतफहमी हर कुछ दिन बाद दूर हो जाती है जब हिंदुस्तान ये साबित कर देता है कि वो भी पूरी तैयारी के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर है। तैयारियों के इसी अभियान में इस बार भारतीय सेना दुश्मन की हिमाकत का मुकाबला करने के लिए हेरोन ड्रोन को मिसाइल से लैस करने में जुट गई है, वो भी एक तो नहीं, पूरे 100 ड्रोन्स को। लद्दाख में भारतीय सेनाएं चीन के खिलाफ टैंक से लेकर लड़ाकू विमान हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही हैं और इसी कड़ी में अब हेरोन ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। बिना सैनिक के दुश्मन के ठिकाने को नेस्त नाबूद करने के लिए हेरोन ड्रोन्स को एंटी टैंक मिसाइल और लेजर गाइडेड मिसाइल से भी लैस किया जा रहा है। भले ही सरहद पर इस वक्त चीन के साथ बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं छोटे और बड़े किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जब से भारत को इजराइल से हेरोन ड्रोन्स मिले हैं, फौज चाहती है कि इसे मिसाइल से लैस कर दिया जाए। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की चुनौतियां सीमा पर देखने को मिल रही हैं, उसे देखते हुए इस प्रस्ताव को एक बार फिर रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है ताकि इजाजत मिलते ही इसे संवेदनशील इलाकों में मिसाइलों के साथ तैनात किया जा सके। इसके मिलिट्री फ्लाइट क्रू में पायलट के अलावा सेंसर ऑपरेटर और मिशन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटर भी होते हैं और इसे रिमोट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हेरोन ड्रोन चूंकि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं और ये मिसाइलों से भी लेस होते हैं। ये पहले अपने टारगेट की टोह लेते हैं, यानी कि पहले टारगेट को ढूंढते हैं और फिर उस ग्राउंड के टारगेट को अपनी मिसाइल से पक्का निशाना लगाकर और उसे नष्ट कर देते हैं। वैसे तो तीनों सेनाओं के पास पहले से ही ये यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, लेकिन इस बार इसे कई तरह की मिसाइल से लैस किए जाने की तैयारी है। जैसे लेजर संचालित बम, लंबी दूरी की आसमान से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल। ज्यादातर सर्वेलेंस के तौर पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर जो बातचीत अभी चल रही है कि इसको हम लोग अब वेपनाइज कर दें, तो वेपनाइज करने से इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स डाल सकते हैं, प्रिसिजन गाइडेड एम्युनिशन डाल सकते हैं और सबसे खास वाली बात कि एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक मिसाइल्स भी हम लोग इसमें फिट कर सकते हैं। इससे हम लोग की जो अटैकिंग कैपेबिलिटी है और जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आइए अब आपको इन ड्रोन्स की खासियत के बारे में बताते हैं। ये ड्रोन लगातार 24 घंटे तक 10 किलोमीटर ऊंची उड़ान भर सकता है। इसकी तुलना अमेरिका के प्रीडेटर और रीपर ड्रोन से की जाती है। इजराइल में हेरोन ड्रोन ETN के नाम से जाना जाता है। हेरोन ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और जासूसी करना है। जासूसी का ये हवाई हथियार तब और भी मारक हो जाता है जब इसे जरूरत पड़ने पर हमलावर का किरदार निभाना पड़ता है। जिस तरह से LAC और LOC पर दुश्मन ने परेशानी बढ़ाने की आदत पाल ली है, हिंदुस्तान ने भी जिद्दी पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में काला ढूंगी के मेहतीसा नाले की ये तस्वीरें डरावनी और खौफनाक हैं। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि पुल इसकी चपेट में आ गया और पानी का रौद्र रूप देखकर लोग पीछे होते चले गए। पुल के ऊपर से बहते पानी में 2 स्कूटी सवार ने इसे पार करने का जोखिम उठाया, लेकिन जल का क्रोध भारी पड़ा और दोनों पानी की धार में बह गए। गनीमत रही कि कुछ दूर बाद उनको लोगों ने बचा लिया। अब ये तस्वीरें भी उत्तराखंड के रामनगर की हैं, जहां भारी बारिश और बाढ़ से बरसाती नाला उफान पर आ गया। नाले में आई बाढ़ से रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग गया।
जम्मू में भी रावी नदी का रौद्र रूप लोगों को खबरदार कर रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के उफान पर आई रावी की धार में कुछ लोग फंस गए। गनीमत रही कि कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। जम्मू के बाद चलिए कश्मीर के गांदरबल, जहां बादल फटे तो तबाही ही तबाही दिखने लगी। कई घर पहाड़ों से सैलाब में बह कर आए पत्थरों की भेंट चढ़ गए तो त्राल के ब्रानपत्री में बादल फटने से मौत की खबर है। छत्तीसगढ़ के चतरा में 2 घंटे की बारिश में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर 4 फीट पानी भर गया और कई कच्चे मकान ढह गए। बिहार के 10 जिले बाढ़ की विभीषिका झेल रही हैं। गांव घर डूबने के बाद सड़क पर जिंदगी बसर कर रहे लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। आज तक ब्यूरो। बाढ़ ने दक्षिण भारत में घुसपैठ कर दी है। केरल के इडुक्की में भूस्खलन से लेकर राज्य के कई जिलों में बाढ़, बारिश, सैलाब और तबाही ने हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। मौसम विभाग ने केरल में आने वाले वक्त में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। कासरगोड, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम जैसे इलाकों को लेकर भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। केरल के पंबा डैम में पानी उबाल मार रहा है। डैम के पानी के खतरे के निशान के पास पहुंचने के चलते 6 गेट खोलने पड़े हैं। पानी का उफान कम करके तबाही को कम करने की कोशिश की जा रही है। केरल लगातार मौसम की मार झेल रहा है और भारी बारिश सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों पर कहर बरपा रही है। केरल में जहां तहां भारी बारिश और बाढ़ के बीच हादसे बढ़ रहे हैं, सड़कें बंद हो रही हैं और लोग फंसे पड़े हैं। ऐसे में एनडीआरएफ बचाव के मोर्चे पर तैनात है। आज तक ब्यूरो। यूपी में बीजेपी के पास राम है तो अब सपा और बीएसपी ने भगवान परशुराम का दामन थामा है। अखिलेश यादव और मायावती 2022 के विधानसभा चुनाव में 11% ब्राह्मण वोट पर सेंध लगाने के लिए परशुराम को राजनीति के अखाड़े में ला चुके। सियासत में फंसे परमवीर परशुराम भगवान। अखिलेश और मायावती का ब्राह्मण कार्ड, – 2022 के चुनाव में परशुराम के नाम पर दंगा। यूपी में 2 साल बाद चुनाव है, लिहाजा जातीय समीकरण साधने के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। इस बार सियासी संग्राम में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने परशुराम भगवान को राजनीति के केंद्र में उतार दिया है। दोनों ही पार्टियां परशुराम के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहती हैं। पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्तियां लगाई जाएंगी। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि अगर 2022 में उन्हें सत्ता मिली तो परशुराम भगवान की मूर्ति भी बनेगी। अस्पताल और पार्कों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। यूपी में 10% ब्राह्मण वोटर हैं, लेकिन अगर एसपी और बीएसपी को एक मुश्त मिल जाए तो सत्ता में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लिहाजा बुआ ने भतीजे पर भी प्रहार करने में देर नहीं लगाई। खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में
परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। उधर बीजेपी ने बीएसपी और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अब परशुराम के नाम पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा देखने को मिला था, लेकिन 2 साल बाद सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चलेगा या फिर विकास और राष्ट्रवाद का, ये देखने वाली बात होगी। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।